स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट कहाँ तक किया था बेटा हमने? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। अभी डन विद क्वेश्चन नंबर 8। ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है सॉल्व सभी से? यस सर। कैसे किया गौरव, क्या लॉजिक यूज किया? एक्सप्लेन वंस, एक्सप्लेन करो कैसे किया है। ओके सर सर वो पहले रेडियस निकाला बिग ड्रॉप का। अच्छा हाँ फिर क्या किया तो नहीं मिलता है। देखो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी आर हैविंग 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। सो आपके पास 125 स्मॉल liquid drops है. So you are having 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb. So each drop, है ना, हर ड्रॉप चार्ज कैरी कर रहा है 0.5 माइक्रोकूलम का, and each having the diameter of 0.1 meter. So each ड्रॉप का डायमीटर जो दिया है वो 0.1 मिलीमीटर का है। ठीक, फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो आपके बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है, कैसे करोगे? सो देखो, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स थे और ये सारे स्मॉल ड्रॉप्स मिलने के बाद दे फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। सो बिगर ड्रॉप अगर ये फॉर्म कर रहा है तो पहले तो ये बिगर वाले ड्रॉप का रेडियस निकाल लीजिए। लेट्स से इसका रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्योंकि दोनों का मास, हाँ दोनों का मास सेम है, जो 125 ड्रॉप्स का मास होगा वही क्यूमुलेटिव इसका भी मास होगा। तो इसका वो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और आर कितना है 0.1/2। सो कैन वी से कि इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 0.1/2 का होल क्यूब। क्या होगा इतना वॉल्यूम एक ड्रॉप का, और इसका वॉल्यूम होगा लेट से 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सो कैन आई से कि ऐसे ऐसे 125 ड्रॉप्स जब मिल जाएंगे और जब तो टोटल वॉल्यूम आएगा 0.1/2 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। सो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मतलब 125 ड्रॉप्स का जो मास होगा वो अकेला इस ड्रॉप का मास होगा। सो 125 इंटू द वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो आर कितना हो जाएगा बेटा? 125 रेज टू पावर 1/3 इंटू 0.1/2। आर कितना हो जाएगा? 5। सो आर विल बी इक्वल टू 0.5/2। यानी बड़े वाले ड्रॉप का जो डायमीटर होगा 0.5 मीटर होगा, रेडियस होगा 0.5/2 मीटर्स। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, एक जो लिक्विड का ड्रॉप था, एक लिक्विड ड्रॉप पे कितना चार्ज था? 0.5 माइक्रोकूलम का। तो टोटल चार्ज आपके पास कितना था अगर आप कैलकुलेट करोगे? सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? विल इट बी इक्वल टू 125 इंटू 0.2 0.5? क्या ये टोटल चार्ज हो जाएगा? क्योंकि टोटल ड्रॉप 125 थे और एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज आपके पास 0.5 माइक्रोकूलम था। तो ऐसे 125 ड्रॉप्स के ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे क्यूमुलेटिव? विल इट बी 125 इंटू 0.5 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज हो जाएगा, जो कि इस पे भी आएगा बड़े वाले कैपेसिटर पे। सो अगर आप फॉर बिगर ड्रॉप अगर आप सॉल्व करोगे, सो बिगर ड्रॉप के लिए Q इज इक्वल टू CV। सो Q 125 इंटू 0.5, C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R 0.5/2 इंटू V।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 होता है, तो उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. So 125 into 0.5 equal to 1/9 into 10 raised to power 9 into 0.5 by 2 into v. सॉल्व कर लो बेटा, देखो क्या आंसर आ रहा है. दैट विल बी गिव यू द फाइनल आंसर. So the radius should be in millimeter, right? मीटर में, हाँ मिलीमीटर दिया ना, बरोबर. It will be in millimeter, so we'll have to convert this into meters. It is given in millimeter. So ये millimeter है, so we'll be converting this into meters. So for that we'll multiply by 10 raised to power minus 3 to v into 10 raised to power minus 3 into v. -6. यस आशा, बिल्कुल यूज कर सकते हैं 125 into q, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. हाँ, क्या बोल रहे सृष्टि, व्हाट यू सेइंग? सो यहाँ से वोल्टेज कितना हो जाएगा फाइनली अगर आप कैलकुलेट करोगे? 125 into 0.5 into 9 into 10 raised to power 9 over 0.5. सर माइक्रोकूलम. हाँ? सर 0.5 माइक्रोकूलम. 0.5 एक मिनट, हाँ माइक्रोकूलम. सो 10 raised to power minus 6 करना पड़ेगा और क्या. सो चार्ज इन माइक्रोकूलम, जिसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to power minus 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार. सो इम्प्लाइज की जो मेरा वोल्टेज होगा that will be 125 into 0.5 into 10 raised to power minus 6 into 9 into 10 raised to power 9 into 2 divided by 0.5 into 10 raised to power minus 3 volt. जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद that will give you the final answer. बहुत आसान है एक्चुअली कैलकुलेशन. So ये 0.5 इधर भी है, 0.5 इधर भी है, so this will get cancelled. So 125 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, what will be getting? 25 into 9 if you are doing 1.125. So 1125 आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ पूरा. So we'll be having what बेटा, voltage 1125. Sir, हाँ बोलो बेटा. sir into 2 भी है. हाँ हाँ बिल्कुल, into 2 करना पड़ेगा. ये 10 raised to power minus 3. 10 raised to power minus, this will go up. So ये हो जाएगा 10 raised to power 3, 10 raised to power 6 volt. That is the final answer. Is it clear? एक मिनट, लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया मैंने. पहले सभी के छोटे ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम को ऐड करके टोटल बड़े वाले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया और वहां से मैंने बड़े ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया है. अब बाय लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मुझे पता है, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मुझे पता है कि 125 स्मॉल ड्रॉप्स पे जो टोटल चार्ज होंगे दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप. तो वहां से हमने चार्ज कंजर्व करके सॉल्व कर दिया. क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कैलकुलेशन सबको समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया सभी को? निशांत, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड. ओमकार, आशय, क्लियर सबको कैलकुलेशन एवरीवन? Yes, sir. गुड. सो गुड क्वेश्चन बाय द वे, बहुत अच्छा सवाल है. सो जेई में भी एक बार, नहीं नीट में एक बार पूछा था सेम टाइप का क्वेश्चन, बट उसमें नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कम था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सभी का? कौस्तुभ, डन विद क्वेश्चन नंबर 10 या करना है मुझे? यस सर, डन. हो गया? डन सर. वेरी गुड. रिमेनिंग स्टूडेंट सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 10? और शैल आई डू दिस? ओमकार, आशय, क्वेश्चन नंबर 10 करूं बेटा कि हो गया है? अच्छा ओके फाइन, विल डू दिस. बोलो, अगर डाउट रहेगा तो बिंदास बोलो सर नहीं हुआ. एक मिनट, पेज के ऊपर चला गया. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आपका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट, डाइपोल मोमेंट आई गेस कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में.
सो कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो दे आर सेइंग दैट कि डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिया है 6.3 into 10 raised to power -30 कूलम मीटर. ये वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल का. ऐसे टोटल 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स है. 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स है, और ये एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, ध्यान रखना. दिस इज द डाइपोल मोमेंट फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल. और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10 raised to power 21, which whose dipole moments are all oriented in electric field strength of electric field दिया है 2.5 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. Calculate the work done to be done to rotate the dipole from initial angle θ1. So θ1 is from 0 degree to 1 in which the dipole is perpendicular to the electric field. मतलब θ2 आपका 90 डिग्री. सो आपको के डाइपोल को यू हैव टू रोटेट फ्रॉम, आप कितना वर्क डन करोगे डाइपोल को रोटेट करने में, फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2. ये आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो वर्क डन कितना होता है? डू यू रिमेंबर? PE ऑफ कॉस, बोलो फॉर्मूला स्मृति वर्क डन का. θ2 minus θ1 minus θ2. θ1, हाँ करेक्ट. cos PE cos θ1 minus cos θ2. देखिए वर्क डन. सो P आपको मालूम है 6.3 into 10 raised to power -30. लेकिन प्रॉब्लम है कि एक डाइपोल नहीं है, ऐसा 10 raised to power 21 डाइपोल है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट आपको देना पड़ेगा. एंड वी आर एज्यूमिंग कि ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन. सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं. हालांकि क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई नहीं किया है, हम कुछ भी मान सकते हैं, बट ठीक है. 10 raised to power 21 डाइपोल एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. सो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 into 10 raised to power 5 into cos of 0 degree minus cos of 90 degree implies work done 6.3 into 2.5 into 10 raised to power 21. तो ये हो जाएगा -9 और ये हो गया आपका -4. Am I clear? -9. एक मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे -30 प्लस 21 तो ये हो जाएगा -9 प्लस 5 तो -4 बराबर कर रहा. Am I clear everyone? अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 6.3. वेरी गुड. 6.3 into 2.5 मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू आर गेटिंग? 6.3 multiplied by 2.4. I'll be using the calculator. कितना आ रहा है? Okay. Is it 15.75? So work done will be equal to 15.75 into 10 raised to power -4 joule. अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे, so work done को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.575 into 10 raised to power -3. This can be the answer. Am I clear, everyone? Very good. Piyush, excellent. Clear बेटा सबको? Question number 10. Is it easy? Yes. Yes. सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड. अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 किसी को कुछ भी डाउट? आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट? कनिका क्लियर है बेटा अप टू 10? सार्थक? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सभी का? 11 कि मैं करूं? Shall I discuss question 11? Yes or no? पर वो क्वेश्चन 11 का पार्ट बी दोनों कर देता हूँ, बहुत लोगों का नहीं रहेगा. See, my point is कि नहीं होता है बेटा, बिंदास बोलिए, हेजिटेट मत करो बोलने में. नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील. नहीं करोगे वो बड़ा बात है, करने के बाद गलत हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. कह रहा है कि चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. सो यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया है हमने
6 microcoulomb का placed at origin, and another charge of -5 microcoulomb is placed on the y-axis at a coordinate 0,6,0. So यहाँ पे 0,6,0 पे एक दूसरा चार्ज प्लेस किया है -5 microcoulomb का. Okay. So calculate the electric potential at a point P whose coordinates is 8,0,0. तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 8,0,0. इस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब यहाँ कहीं. कैसे निकालिएगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसकी वजह से 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 into 10⁻⁻⁻⁷ और इसकी वजह से कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप करोगे तो ये 6 है और 8 है, तो इज 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सो अंडर रूट 36 + 64 इज √100. रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा. इसकी वजह से कितना पोटेंशियल हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 into 10⁻⁻⁻6/10. एग्रीड? सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 9 into 10⁻⁹ into 6 into 10⁻⁻⁸/8 minus of 9 into 10⁻⁹ into 5 into 10⁻⁻�6/10. सत्ताईस 27. भी कितना हो जाएगा? 27/4 into 10⁻³ minus 9/2 into 10⁻³ will it be? है ना? अभी अगर आप 27/4 करो कितना आ जाएगा? 24 24 28 28 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6.7 into 10⁻⁵. मैं थोड़ा ही रफली कर रहा हूँ कैलकुलेशन. माइनस ऑफ 4.5 into 10⁻³ सो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 2.2 into 10⁻³ वोल्ट. विल इट बी द पोटेंशियल फर्स्ट केस में? ओके ग्रेट. मैं एक ही डिजिट तक किया पीयूष, तो दैट्स व्हाई इट इज 2.2. आगे करोगे तो और भी आएगा. वेरी गुड. प्रणिका आया था बेटा आंसर तुम्हारा? हैव यू गॉट द आंसर? ओके सुपर. बाकी लोग अशय, हैव यू गॉट द आंसर बेटा? एंड समृद्धि, सिद्धांत? यस सर. ओके चलो. बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन टू द वर्क डन. अच्छा, अगर मुझे एक प्रोटॉन को इंफिनिटी से यहाँ पे लेकर आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू हियर, सो अगर मैं प्रोटॉन को इंफिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क डन किया वो मुझे पूछा गया है. मुझे बता बेटा, जब ये इंफिनिटी पे था तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हाँ सुपर. एट इंफिनिटी, करेक्ट. सो एट इंफिनिटी मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 था. अच्छा, एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? सो इज इट इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल? हाँ, प्रोटॉन का चार्ज इनटू, वेरी गुड स्मृति, बहुत बढ़िया, वहां का पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻⁻⁻19 into 3 कितना है? 2.25. सो मेरा तो 2.2 है. 2.2 into 10⁻³ सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1.6 into 2.2 into 10⁻⁻16. ये होगा ना? दैट मच जूल विल बी द पोटेंशियल. आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया. अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कैसा वर्क डन किया है? कंजर्वेटिव फोर्स ने कैसा वर्क डन किया है? नेगेटिव. और एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव. ये आपका फाइनल पोटेंशियल. मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? जरा करके देखो. 1.6 में अगर हम 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी आर हैविंग? Is it 3 point something? 3.6. Okay.
3.6 into 10⁻⁻16 और जो ये वर्क डन हुआ है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी है। करेक्ट आंसर। Am I clear everyone? Yes. अब तुम्हें सब कुछ लिखने आना चाहिए। सिंस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया है। सो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है सभी से? गौरव, ओमकार, 12 हुआ बेटा कि करना है? यस सर, क्या कर लिया, गुड। ओमकार तुम्हारा बेटा हुआ है कि करना है 12? हुआ है सर। वेरी गुड प्रांजल, सुपर। सबका हो गया? छोड़ दो 12 कि करूं मैं? इज इट डन टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 12? Yes, sir. वेरी गुड। छोड़ दो 12 फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भेजता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 12 छोड़ देता हूँ मैं, डायरेक्टली Q इज इक्वल टू CV यही सब यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट है, जेई वालों के तो हो गया होगा, रेगुलर लेक्चर में करा देता हूँ। तुम लोग का हो गया ना, बाकी लोगों का? Yes, sir. यस सर, यस सर। सुपर, गुड। सो इस केस में व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई यहां से ऐसे कैपेसिटर है, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे फिट किया है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे फिट किया है, और यहाँ से ऐसे चार्ज का एंट्री है, यहाँ से चार्ज का एग्जिट। सो दिस इज गिवन टू अस। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K1 इज इक्वल टू 1 एंड दे हैव गिवन K2 इज इक्वल टू 3 एंड K3 इज इक्वल टू 6 और ये D/3 है, D/3 है, D/3 है। दिस इज गिवन टू अस, चार्ज का एंट्री और चार्ज का एग्जिट। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। इस केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर चार्ज यहां से एंटर किया, यहाँ पे गया, तो ये जो तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज की पैरेलल? पहले तो ये डिस्कस करेंगे। Series. सीरीज लॉजिकल बात है, यहाँ से चार्ज फ्लो करके जाएगा, इसमें भी पास करेगा, इसमें भी पास करेगा, इसमें भी पास करेगा और यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर ये डाइलेक्ट्रिक एंड दिस डाइलेक्ट्रिक दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, ये पूछता है, सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये डाइलेक्ट्रिक दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से चार्ज एंटर करेगा, यहाँ एग्जिट करेगा। सो देयरफॉर दीस थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों डाइलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड है। सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। एरिया पूरा सब ऑक्युपाई कर रहा है, तो C1 कितना हो जाएगा? C1, अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा कर दिया, चलो यहाँ से चलते हैं। ये C1, ये C2 तो बराबर था, ये C3। तो ये मेरा C1, ये C2 और ये C3, क्योंकि K3 था, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग लाइक दिस। तो पहले C1 लिखते हैं। C1 कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट K, तो K की जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा, 1 over D/3. So C1 will be equal to what beta? C1 will be A epsilon naught D/3. This will be my C1. ये डाइलेक्ट्रिक, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C1। सेम वे में आप C2 कैलकुलेट करो। नाउ व्हाट विल बी C2? A epsilon naught, K की जगह पे कितना रखा है हमने? 3/D/3. So this will get cancelled. तो C2 कितना हो जाएगा? A epsilon naught by D. ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C2। अब इसका कैपेसिटेंस लिखिए आप C3। C3 कितना हो जाएगा? A epsilon naught into 6/D/3। कैसे कट कर रहा हूं मैं? सो इस केस में ऐसे था ना हमारा, दिस वाज 3 एंड दिस वाज 3, सो कितना हो जाएगा? 3 विल गो अप, विल इट बी इक्वल टू 9? और अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो C3 कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 18A epsilon naught by D? Yes. Okay. Is it fine? Clear everyone? यस सर। Okay. Now this C1, C2 and C3 they are connected in series. अब खुद देखो, यहाँ से चार्ज फ्लो कर गया,
तो ये डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। सो अगर ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका आप इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? सो फॉर इक्विवेलेंट हमारे पास फॉर्मूला है 1/c is 1/c1, 1/c2, 1/c3. So 1/c is equal to 3a epsilon naught by d. देखिए C1 मुझे पता है 3a epsilon naught by d है, ये मेरा 9a epsilon naught by d है C2 के जगह पे। सो प्लस 1/9a epsilon naught by d प्लस 1/18a epsilon naught by d। अरेंज कर दो इसको। So 1/c d by a epsilon naught कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। Am I clear? So अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, so implies 1/c d by a epsilon naught, एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 18, 6 plus 2 plus 1, so 1/c d by a epsilon naught 9/18. So therefore 1/c मतलब c कितना हो जाएगा 2a epsilon naught by d. Will it be the equivalent capacitance 2a epsilon naught by d? Yes, sir. Okay. अब इसमें कुछ दिया है क्या? ये हमें इसी टर्म में निकालना। So this will be the final answer. Superb. समझ में आया सभी को पॉइंट ये? देखो बेटा किसको करना कैसे, इस तरह का प्रॉब्लम दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ध्यान रखना सब लोग। एक कैपेसिटर ये हो गया, ये कैपेसिटर दूसरा हो गया, ये कैपेसिटर तीसरा हो गया, दिस एंड दिस, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, वो चार्ज इसमें भी क्रॉस करेगा, इसमें भी क्रॉस करेगा, इसमें भी क्रॉस करेगा और यहाँ से एग्जिट होगा। सो देयरफॉर ये वाला, ये और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले मैंने इसका कैपेसिटेंस लिखा, देन आई रोट द कैपेसिटेंस फॉर दिस, और बाद में मैंने इसका कैपेसिटेंस लिखा, एंड नाउ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर हमारे पास वो जो सीरीज का फॉर्मूला था 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3, वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया। Am I clear? समझ में आया सभी को बेटा? Yes, sir. Good. प्रयास नहीं। सार्थक क्लियर? Yes, sir. ओमकार समझ में आया बेटा सबको? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबको लिखना है पहले इंडिविजुअली, और बाद में आपको पता चल रहा है क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, तो ये तीनों दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर। वेरी गुड पूनम। चलो आगे बढ़ते, इसी का सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये और मजेदार है। सेकंड पार्ट में बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वैसा ही है, लेकिन इसमें इंसर्शन कुछ अलग तरीके से है। ऐसे इंसर्शन कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं एक आधा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेके प्रैक्टिस करा दूंगा अदर देन बुक। इधर का डाइलेक्ट्रिक k/4 है, सॉरी k इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे k इज इक्वल टू k1 है ये, एंड k2 इज इक्वल टू दे आर हैविंग 3, एंड k3 इज इक्वल टू दे आर हैविंग 6। ये d/2 है, ये d भी d/2 है, यहाँ से एंट्री हुआ, एग्जिट हुआ, दिस इज माय p, दिस इज माय q। ये टोटल एरिया का हाफ एरिया है, दिस इज a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2। ये मेरा अरेंजमेंट है। आपसे पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। चलो सोच के बताना, सबसे पूछूंगा मैं, बताना पहले ये जो K2 और K3 वाला कैपेसिटर है वो कैसे कनेक्टेड है सीरीज की पैरेलल, K2 और K3 सीरीज, और बाद में उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ ये K1 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। पहले सारे कैपेसिटर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट विल राइट ऑल द कैपेसिटेंस। सुपर्ब स्मृति। लेट्स से बेटा यहाँ का कैपेसिटेंस C1 है, हियर वी आर हैविंग कैपेसिटेंस C2, और यहाँ पे कैपेसिटेंस मेरा C3 है। तो पहले C1 लिखिए, C1 विल बी इक्वल टू, इसका एरिया a/2 है, एप्सिलॉन नॉट K1 की जगह पे 4/d, तो पूरा ही है,
C1 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2, so this will be equal to 2a epsilon naught by d. This will be my C1. In the same way आप ये कैलकुलेट करिए C2. C2 कितना हो जाएगा, अगेन इट्स a by 2. हाँ, गुड प्रांजल स्मृति, बोथ ऑफ यू. a by 2 epsilon naught into k की जगह पे 3 by d by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So implies कि C2 कितना हो जाएगा बेटा, this is a epsilon naught 3a epsilon naught by d. In the same way C3 calculate करते हैं here. So C3 will be equal to a by 2 epsilon naught into 6 d by 2. This and this will get cancelled. So C3 कितना आ गया, 6a epsilon naught by d. Now as we know कि this C2 and this C3 are connected in series, इसका इक्विवेलेंट को मान लो आप C डैश है इन दोनों का. तो क्या मिलेगा आपको, 1 by C डैश 1 by C2 plus of 1 by C3. So 1 by C डैश will be equal to 1 by C2. C2 कितना हो गया, 3a epsilon naught d plus d by 6a epsilon naught. 1 by C डैश d by a epsilon naught कॉमन ले लिया, 1 by 3 plus of 1 by 6. 1 by 3 plus of 1 by 6 implies 1 by C dash d by a epsilon naught 1 plus 2 यानी 2 plus 1 3 हो जाएगा ये. So 1 by C dash कितना हो जाएगा बेटा, d by a epsilon naught 3 by 6, this will be 2. C dash कितना हो गया, 2a epsilon naught by d. This is the value of C dash. अब मुझे एक बात बताओ, ये C dash और ये C1, C dash and C1 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल. Parallel. सुपर. तो नेट इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस ऑफ C डैश. तो C इज इक्वल टू 2a epsilon naught by d प्लस 2a epsilon naught by d. सो देयरफॉर जो नेट कैपेसिटेंस आएगा विल इट बी इक्वल टू 4a epsilon naught by d. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4a epsilon naught by d. क्लियर? Is it clear everyone? समझ में आया सभी को पॉइंट? Yes, sir. So this is what we have. टेक्स्ट बुक में हमारा इतना ही क्वेश्चन थे, इतना ही है ना क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में? Yes. Yes. So we have completed the textbook problems. कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीटी के रिलेटेड करा देता हूं मैं, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से. And from next lecture onward we'll start with a new topic, current. It's a big chapter, ये बहुत बड़ा सेक्शन है. हालांकि सीटी में बहुत कुछ कम पढ़ना है, जेई वालों को पता होगा कितना बड़ा सेक्शन है. अभी हमें और डिस्कस करना बेटा, दो लेक्चर और. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. और यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट दो क्वेश्चन पकड़ के चलो, कभी कभी तो 3 भी हो जाते हैं. इसी टाइप का पहले और करा देता हूँ एक आधा, द सेम टाइप, देन विल गो टू द नेक्स्ट वन. मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, ये मेरा कैपेसिटर का प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट है, एंड इसमें ऐसे बाइफर्केशन किया हमने. यहाँ से चार्ज का एंट्री हो रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से चार्ज का एग्जिट हो रहा है. इसका कैपेसिटेंस 2k है, k है और k है. दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है. दिस इज d by 2. ये एरिया आपका a by 2 है. टोटल एरिया a दिया है. बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर k के टर्म्स में ही आएगा, उसी के टर्म्स में बताना. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस.
आ गया 5a एप्सिलॉन नॉट बाई 3d प्रणिका सिंह। ओके करते बेटा। पहले तो ये इसका कैप्सिटन C1 लिख देता हूं मैं, दिस इज लेट्स से C2 और ये मेरा कैप्सिटन हो गया C3। तो पहले तो C1 लिखिए। नाउ व्हाट विल बी C1 हियर 5a k एप्सिलॉन नॉट बाई 3d। ओके सो पहले C1 लिखो। C1 कितना हो जाएगा, इट बी इक्वल टू a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू k बाई d। तो C1 कितना हो जाएगा बेटा a एप्सिलॉन नॉट इंटू k बाई 2d। दिस विल बी माई C1। सेम वे में आप C2 लिखिए। C2 कितना हो जाएगा a बाई एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 के, देखते जाना मैं गड़बड़ ना कर दूं, d बाई 2। So this 2 and 2 will get cancelled. So therefore we are having here C2 is equal to 2a epsilon naught k by d. ये हो गया मेरा C2। In the same way we can get C3 also. C3 कितना हो जाएगा a by 2 epsilon naught d by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So from here this C3, Smriti is getting 7a epsilon naught k by 60. Okay. So C3 will be equal to a epsilon naught k by d। दोनों का अलग अलग आंसर है। स्मृति इज गेटिंग डिफरेंट, प्रणिका का कुछ और है। ओके 7 तुम्हारा भी आ गया बेटा। प्रांजल का भी 5 आ रहा है, 5 एप्सिलॉन नॉट बाय 3d। ओके तो पहले तो एक बात की क्लैरिटी है कि ये C2 और ये C3 दिया, क्योंकि चार्ज यहाँ से आएगा तो चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इसमें और इसमें चार्ज सेम जाएगा। सो वी कैन से श्रावणी इज गेटिंग 7, प्रांजल का 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके लेट्स सी, देखता हूं मैं भी करके। पहले तो एक बात क्लैरिटी है कि ये C2 एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो लेट्स से कि इसका इक्विवेलेंट C' आ गया क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या मिलेगा आपको दैट 1 by C' 1 by C2 प्लस ऑफ 1 by C3 implies 1 by C', C2 ऊपर चला गया d by 2a epsilon naught into k plus d by a epsilon naught k। So d by a epsilon naught k को आप कॉमन करके बाहर निकाल दो। Sarthak is also getting 7a epsilon naught by drf now। Okay, so 1 by C dash will be dA epsilon naught by into k by 1 by 2 plus of 1। So this is 3 by 2। So 1 by C dash कितना हो जाएगा 3d by 2a epsilon naught into k। So implies कि C dash कितना हो जाएगा 2a epsilon naught into k by 3d। This is my C dash। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये C dash, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। ये जो C dash है और ये C है C1 है, इसमें कनेक्टेड है सीरीज की पैरेलल। पैरेलल। सो इसका जो नेट अगर आप निकालोगे C इक्विवेलेंट तो दिस विल बी C1 प्लस ऑफ C डैश। ओके नो प्रॉब्लम कॉस्ट गुड। C1 प्लस C, तो C1 कितना 2 एप्सिलॉन नॉट बाय सॉरी a एप्सिलॉन नॉट into k by d is my C1 प्लस C डैश कितना है 2a epsilon naught k by 3d। तो 2a epsilon naught k by 3d। अगर आप एलसीएम ले लोगे C का तो बिकम 6d 3a epsilon naught into k plus 4a epsilon naught into k। So this implies कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो C कितना आ जाएगा 7a epsilon naught into k by 6d। गुड क्लियर, बन जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आएगा तो देवल इसमें यही घुमाएगा, सीरीज में और पैरेलल में चेंज करेगा, हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. और ये इजी है लेकिन पूछता है, इजी है लेकिन पूछता है। तो इस अगर अभी भी डाउट है तो मुझे बोला, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। और इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाता हूँ मैं। यस सर। ओके थोड़ा एनर्जी पे चर्चा कर लेते हैं।
question Done, related with sir. energy distribution. Okay, hold on. ओके, चलो आगे बढ़े। देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल क्वेश्चन रिलेटेड विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से कराते हैं। मैं हालांकि ये बता चुका हूं कि मैं एक कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। सो आई एम कनेक्टिंग अनचार्ज कैपेसिटर विथ अ बैटरी। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सो अगर मैं अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये अनचार्ज था एंड आई हैव कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, और कैपेसिटर मेरा C फैराड का मान लेते हैं। इनिशियली अनचार्ज था, तो थोड़ी देर के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट विल गेट चार्ज्ड। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, उस केस में इस कैपेसिटर पे कितना एनर्जी स्टोर हुआ? अगर कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज अगर कैपेसिटर है, तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? बोलो, what will be the energy? half into QV. half into QV, या can I say this half into CV स्क्वायर, या फिर चाहिए तो आप ऐसे लिख दो half into Q into V। क्या इतना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर के ऊपर? Yes. तो अगर कैपेसिटर आपका इनिशियली कंप्लीटली डिस्चार्ज था, और अगर मैं उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, when this capacitor is fully charged, तब इस कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होगा, that will be equal to half into Q into V. This will be the energy stored in capacitor जब वो फुल्ली चार्ज हो गया। अच्छा, इस कोर्स में ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है बेटा, तो मैं Q into V के टर्म्स में लिखता हूं इसको। तो दिस इज द हाफ into Q into V, चार्ज into पोटेंशियल। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये बैटरी से अगर चार्ज गया Q कूलम का, तो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? क्योंकि Q कूलम बैटरी से निकल के गया होगा उसके पास में, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? QV। कैसे करोगे? एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? सो बैटरी हैज गिवन व्हाट एनर्जी? Q into V. This is what? Energy given by battery. ये बैटरी ने एनर्जी दी। अच्छा, कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर हो गया हाफ इंटू Q इंटू V, और बैटरी ने एनर्जी दिया Q इंटू V। तो क्या बैटरी ने ज्यादा एनर्जी दिया था? Yes. तो कुछ एनर्जी तो लॉस हो गया। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ इस केस में? एनर्जी लॉस कितना हुआ? इज इट इक्वल टू Q इंटू V माइनस हाफ इंटू Q, क्योंकि बैटरी ने दिया था Q इंटू V। हाँ, करेक्ट आंसर। बैटरी ने दिया था Q इंटू V, और कैपेसिटर के ऊपर गया हाफ Q इंटू V, मतलब हाफ Q इंटू V गया किधर? सो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो Q इंटू V बाई 2 हो गया। मतलब जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे इनिशियली डिस्चार्ज स्टेट से, तो कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ द एनर्जी दैट इज बीइंग गिवन बाय द बैटरी। बैटरी जो एनर्जी देगा उसका हाफ एनर्जी ही कैपेसिटर पे स्टोर हो पाएगा। मतलब मान लो कि बैटरी ने अगर 100 जूल एनर्जी दिया है, तो 100 जूल एनर्जी में से कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होगा वो सिर्फ 50 जूल है। रिमेनिंग 50 जूल एनर्जी विल बी वेस्टेड, बर्बाद हो जाएगा वो एनर्जी। गेटिंग द पॉइंट? सो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द एनर्जी दैट इज बीइंग गिवन बाय द बैटरी। ठीक, तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ है बेटा Q इंटू V बाई 2, ये एनर्जी गया कहाँ? ये कहाँ गया एनर्जी? हीट, है ना? तो ये जो एनर्जी लॉस हो गया वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगा। तो ऐसे भी घुमा के पूछता है
So you can make a point from here कि during charging half of energy given by battery is lost in form of heat. और भी फॉर्म में होता है बट मेजर हीट के फॉर्म में ही होता है. सो जितना एनर्जी बैटरी ने दिया उस एनर्जी का हाफ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गया और सिर्फ हाफ एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो पाएगा. Am I clear everyone? ये पढ़ा चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट पहले बट एक बार दोबारा बता रहा हूं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर एवरीवन? समझा सभी को पॉइंट ये कि Yes, चार्जिंग, हाँ, चार्जिंग के प्रोसेस में कैपेसिटर उतना ही एनर्जी स्टोर कर पाएगा जितना एनर्जी लॉस होगा. तो इसका रेशियो 1:1 होता है. ये हमारे टेक्स्ट बुक के भी प्रॉब्लम में था ये क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन इसमें और मुझे एनर्जी से आपको करना है डील. मान लो कि मैं आपको एक कैपेसिटर चार्ज करके देता हूं. वन कैपेसिटर इज माई फुल्ली चार्ज्ड, और इस चार्ज कैपेसिटर को मैं एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं. एक कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज था, इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया. सो मान लो इस पे चार्ज है प्लस, चार्ज है माइनस. इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 2 फैराड का है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 3 फैराड का है. हालांकि बहुत बड़ा हो गया. अर्थ के साइज का अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? अगर मैं अर्थ के साइज का स्फेरिकल कैपेसिटर लूं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 711.1 microfarad. 711 माइक्रोफैराड. मैंने ये फैराड लिखा है तो ये कुछ भी बना रहा हूं मैं. लेट्स से किसका वोल्टेज 25 वोल्ट दिया है क्योंकि ये तो चार्ज था, ये डिस्चार्ज था. अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी लॉस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम. इसी क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा. फाइंड एनर्जी लॉस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है. एक कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज था, दूसरा कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज था. मैंने चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है. तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बताइए कि आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस. तो कितना एनर्जी लॉस होगा ये आपको पता करना है. कैसे करोगे इस केस में? बैक स्लाइड. ओके, $375 जूल आ रहा है. कैसे किया कॉस्ट? तो इतना ज्यादा लॉस हो रहा है एनर्जी का? हो भी सकता है क्योंकि मैंने फैराड में दिया है. अच्छा, बहुत, हाँ, ह्यूज वैल्यूज तो है लेकिन मैंने कैपेसिटेंस भी तो फैराड में दे दिया. सो क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है. ओके, गुड. एटलीस्ट तुम लोग को खुद का आंसर देखने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि हो सकता है कि गलत भी हो जाए. एक्सीलेंट. पहले इसका इनिशियल एनर्जी निकाल. होगा बेटा क्योंकि ये फैराड में दिया मैंने. इट शुड बी इन माइक्रोफैराड एक्चुअली. फैराड में करते हैं 20833. तो पहले इनिशियली एनर्जी निकाल दो. तो पहले कितना एनर्जी होगा कैपेसिटर के ऊपर? इट बी इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर, जो पहले एनर्जी होगा. सो पहले जो एनर्जी होगा इनिशियली, विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू 2
into 25 का होल स्क्वायर. Okay, Smriti is getting 416.7. ठीक है. So half into 2 into 25 का whole square. This will get cancelled. So initial energy will be 25 का square. What is it? 25 square? 625. 625. Very good. So initial energy हो जाएगा 625 जूल. ये तो मुझे पता 625 जूल हो रहा है, राइट? अब अगर ये 625 जूल हो रहा है, अच्छा, ओके, देखते हैं बेटा. अब क्या होगा? अब इस वाले कैपेसिटर को इस वाले कैपेसिटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया. ये फुल्ली चार्ज था, ये डिस्चार्ज कैपेसिटर था, हमने कनेक्ट कर दिया. ओके, 375. मुझे एक बात बताओ, चार्ज का ट्रांसफर होगा, किससे किसको ट्रांसफर होगा? चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज से को, कि अनचार्ज से चार्ज को? चार्ज चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर को. बराबर. कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए. बराबर, दोनों का पोटेंशियल शुड बी सेम. तो भाई ये अगर मैं देखूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज था? Q इज इक्वल टू CV. सो 25 into 5. तो क्या इसके ऊपर जो चार्ज था मेरा, वो 50 माइक्रोकूलम, 50 कूलम का चार्ज था इनिशियली. Yes. इसके ऊपर जो चार्ज था वो 50 कूलम का चार्ज था. बाद में मान लो इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 और इसके ऊपर आ गया चार्ज Q2. तो मुझे पता है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो मेरा पहले चार्ज था 50 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और दोनों का कॉमन चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड. कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी. मैंने यही सोच के डाटा बना दिया था, माइक्रोकूलम देना ही भूल गया मैं. 50 इज इक्वल टू 5 इंटू वी. सो दिस विल गेट कैंसिल. 10 नहीं हो जाएगा, सही आएगा. सो 10 वोल्ट. मतलब पहले इसका वोल्टेज 25 वोल्ट था, बाद में इन दोनों का कॉमन वोल्टेज कितना आ गया? इसका भी 10 वोल्ट आ गया और इसका भी कॉमन वोल्टेज कितना आ गया? दिस विल आल्सो हैव 10 वोल्ट. यस और नो? बाद में आप फाइनल एनर्जी निकालिए. सो अगर मैं एनर्जी फाइनल निकाल दूं, सो पहले वाले कैपेसिटर पे था हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू व्हाट? 10 का स्क्वायर, राइट? सो फाइनली क्या मिलेगा मुझे फाइनल एनर्जी के तौर पे? दिस इज 100 प्लस हाफ इंटू 3 into 100. So half into 3 into 100 अगर आप करोगे, so this will be equal to 50 या 15. So क्या मेरा जो फाइनल एनर्जी आएगा, this is 100 plus of 150. So फाइनल एनर्जी आ गया मेरे पास, बहुत लॉस हो गया, 250 जूल्स. हाँ, कैसे गलती किया तुम लोगों ने कैलकुलेशन में? So पहले आपके पास एनर्जी था 625 जूल, बाद में आपके पास एनर्जी कितना आ गया? 250 जूल. सो एनर्जी लॉस्ट विल बी हाउ मच? अगर मैं कैलकुलेट करूं एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? तो पहले मेरे पास था 650 जूल, सॉरी 625 जूल. दिस विल बी 625 माइनस अभी बच गया सिर्फ 250. 375 होगा ना एनर्जी लॉस्ट? यस सर. एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू 375. बहुत ज्यादा लॉस हो गया एनर्जी. वो डाटा ऐसा सेट हो गया कि उसकी वजह से हो रहा है. ओके, क्यों गड़बड़, क्यों क्या हो गया? प्रांजल, स्मृति, क्या गलती हो बेटा तुम दोनों से? सर मेरा कैलकुलेशन में गलत हो गया. अच्छा, कैलकुलेशन कांसेप्ट ऐसे यूज कर रहे थे? यस सर. स्मृति तुम्हारा क्या एरर था? तो वही कैलकुलेशन में कुछ एरर कर दी. ओके, थोड़ा सा आराम से. पीयूष, तुम्हारा भी कुछ तो भी अलग ही आ रहा था. Yes, sir. ओके, कैलकुलेशन? No, sir. Actually, I did 625 is equals to half into 3 into V. अच्छा, इसका कर दिया गया. ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा चार्जिंग का. एक बात समझ लो, चाहे एनर्जी बैटरी से कैपेसिटर पे जाए तो भी एनर्जी का लॉस होगा, चाहे एनर्जी कैपेसिटर से कैपेसिटर पे आए तो भी एनर्जी का लॉस होगा. तो जब भी चार्ज का शेयरिंग होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा, एनर्जी विल बी लॉस्ट, वेदर द चार्ज इज कमिंग फ्रॉम बैटरी. हाँ, एक मिनट वैष्णवी. वेदर द चार्ज इज कमिंग फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर और फ्रॉम द कैपेसिटर टू द कैपेसिटर, हर केस में अगर चार्ज शेयर हो रहा है या चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा. इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही वाला था, विच आई टोल्ड यू, कि अगर बैटरी चार्ज दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी का सिर्फ हाफ एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर कर पाएगा.
ओके नॉर्मल अगले लेक्चर जब हम जेई लेक्चर करेंगे तो जेई लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक भी एसएचएम करता है और इस एसएचएम का हम टाइम पीरियड निकालेंगे अगले टाइम पर, अभी नहीं, अगले लेक्चर जेई के लेक्चर में। आप खुद सोच के देखो, हालांकि प्रॉपर ऑसिलेशन नहीं होता है, टाइम पीरियड इसका एग्जैक्ट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, बट इसके साथ हम ब्लॉक को कनेक्ट करके कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये इंटर होगा तो ये वाला चार्ज फोर्स इसको खींच के नीचे लेके आएगा, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और उस वेलोसिटी की वजह से जब ये आगे जाएगा तो अब ये फोर्स पीछे लगने लगेगा, इसको वापस लेकर आएगा। एसएचएम का ही प्रॉपर्टी था ना कि नेट फोर्स शुड एक्ट टुवर्ड्स मिड पॉइंट एंड द फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये एसएचएम प्रॉपर्ली नहीं करता है, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए करता है, बट ये ऑसिलेशन करता है, दिस ऑसिलेट्स, और इस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड निकालना होगा। विल डू इट इन द कमिंग लेक्चर। समझ में आ रहा है कौस्तुभ कैसे बोला मैंने ऑसिलेट करता है वो? Yes. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, सो वी हैव कंप्लीटेड विद इलेक्ट्रोस्टैट, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया, रिवाइज कर लेना सब लोग। अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे, बट डिस्कस इन द Thank you, नेक्स्ट। sir. बाय। Thank you, sir. हाँ, ओके प्रांजल, आई विल सेंड दैट। मुझे एक बार रिमाइंड कर देना बेटा, मैं भूल जाऊंगा। एक Okay, और sir. लेक्चर मेरा, उसके बाद मुझे रिमाइंड कर देना। ठीक, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय 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 सर। Bye, sir. बाय बेटा।